अध्याय 7 देख रहे हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। पूरे डिस्कशन में हम अशोक की बात करेंगे। शुरुआत यहां से होती है रोशन। अब होता यह है कि रोशन को अपने जन्म दिवस पर उसके दादाजी कुछ नोट देते हैं, पैसा देते हैं। इस नोट पे वो देखती है कि दाहिनी तरफ यहां पर गांधी जी का एक बहुत अच्छा मुस्कुराता चेहरा हुआ है और साथ में यहां पर शेर, एक तो शेर दिख रहा है, दो के मुंह दिख रहे हैं और चौथा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो देखती है कि एक छोटे छोटे शेर हैं यहां पर। इनके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये शेर क्यों हैं, कहां से आए हैं। आप ये देखें, एक सामने चेहरा, फिर यहां और एक पीछे भी है। गांधी जी का चेहरा तो है ही, सदा मुस्कुराता हुआ महात्मा गांधी। तो ये जो सवाल रोशन के दिमाग में है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो आपने शेरों के चित्र देखे, असली में वो ये है। इसका बहुत लंबा इतिहास है। आप देखें, इनको पत्थरों से काट कर बनाया गया है और फिर इन्हें सारनाथ, बनारस के पास एक जगह है सारनाथ, आपको याद होगा कि यहां पर भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, इन्होंने अपने उपदेश मोस्टली सारनाथ में दिए थे। तो अशोक जी का हम रिलेशनशिप देखेंगे, संबंध देखेंगे गौतम बुद्ध के साथ भी। यहां पर इनको काट के एक विशाल स्तंभ है, यानी एक पोल है, उस पे स्थापित किया गया। अशोक के निर्देश पर ही कई सारे ऐसे स्तंभ, बहुत सारे ऐसे स्तंभ, आप ये देखिए, ये एक्चुअल इस तरीके का है। इस तरीके के स्तंभ कई जगह स्थापित किए गए, जिसपे कई सारे इन्होंने अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, पत्थरों के ऊपर अभिलेख उत्कीर्ण किए, यानी लिखवाए। और उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। साम्राज्य यानी एम्पायर। आपको याद होगा, हमने बात की थी जनपद की, हमने बात की थी महाजनपद की, लेकिन अशोक को हम कहते हैं सम्राट अशोक, या ये कहें कि अशोक के जहां भी उन्होंने राज किया उसको हम साम्राज्य कहते हैं, एम्पायर कहते हैं। एम्पायर बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, इसलिए ये एम्परर हैं, ये एम्परर थे। कुछ इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस है। अशोक मौर्य, देवन प्रिय, इसी तरीके से इनका नाम है, और इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र यानी पटना 304 बीसी में। इनकी मृत्यु हुई 232 बीसी पटना में ही। इनके जो पेरेंट्स थे, माँ बाप, बिंदुसार और शुभद्रांगी। इनकी पत्नी थी महारानी देवी, पद्मावती और कारुआ की। इनके साथ जो इनके सिबलिंग्स हैं, उसमें सुसीमा थी। सिबलिंग्स मतलब होता है भाई बहन। ये सारे जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसमें ब्लैक या ब्लैक डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, चाहे आप पाटलिपुत्र कहें, उज्जैन कहें, तक्षशिला, इन सब के नाम आने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शहर थे, नगर थे। लेकिन ये जो आप रेड डॉट्स दिख रहे हैं, यहां पर जो इनका साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, मैं इनकी भी आपको क्रोनोलॉजी बताऊंगा, वहां पर हमें अभिलेखों की प्राप्ति मिली है। अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर या मेटल, किसी एक हार्ड धातु पे लिखवाए गए, गोदे गए शब्द, इनको हम अभिलेख कहते हैं। तो ये सारे मिले हैं इन जगह पे। अभी मैं आपको बात कर रहा था सारनाथ की, तो वो ये इलाका है। तो अशोक जिस साम्राज्य पे वो शासन कर रहे थे, किया करते थे, वो उन्होंने अपना नहीं बनाया था। उसकी स्थापना उनके दादा, जो बहुत बहुत बड़े शासक रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने 2300 साल पहले की थी। तो मैं बता दूं, 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने इस शासन की स्थापना की थी।
साथ में अच्छा, अकेला आदमी किस तरीके से शासन कर रहा है, इनके साथ हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। राजा ठीक है, राजा बहुत बढ़िया है, लेकिन राजा के साथ जो उसके सेनापति होते हैं, उसके मंत्री होते हैं, अगर वो अच्छे ना हो तो सरकार अच्छी नहीं चल पाती है। चाणक्य या कहें कौटिल्य, अलग अलग नाम से जाना जाता है इनको, ये एक बहुत ही समझदार बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। हम चाणक्य के बारे में अर्थशास्त्र की किताब में बहुत सारी चीजें जानते हैं। एक और बता देता हूं, वंश। वंश का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पिताजी की शॉप है, कपड़े की शॉप है, फिर आपने क्या किया, उस कपड़े की शॉप को संभाला, फिर आपके बेटे ने उस कपड़े की शॉप को संभाला, तो लिखा जाता है रामचंद्र एंड सन्स, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये वंश हो गया, यानी एक परिवार के अगर सदस्य ये राजा हैं, उसके बाद उनका बेटा राजा बनता है, फिर उसके बाद उनका बेटा राजा बनता है, इसको हम वंश कहते हैं। तो मौर्य वंश की जहां मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि शुरुआत ही चंद्रगुप्त मौर्य से हो रही है और इनका नाम भी अशोक मौर्य ही था, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, दादा उनके चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक के पिता बिंदुसार, और फिर बिंदुसार के का बेटा जिनकी हम बात करें अशोक। फिर से समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, और उसके बाद आपके आते हैं सम्राट अशोक। इस साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, जैसे मैंने आपको यहां पर ब्लैक डॉट से बताया, पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, उज्जैन तो खैर है ही, और तक्षशिला जो अभी हमारे देश में नहीं है। ये पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला ये बहुत इंपॉर्टेंट नगर थे। अगर आप यहां देखें कि तक्षशिला यहां पर, ये उत्तर पश्चिम, ये इलाका उत्तर पश्चिम मध्य एशिया में जाने के लिए ये जाने का मार्ग था। अगर आप उज्जैन की बात करें तो ये उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने वाला रास्ता था, यानी कि ये उत्तर भारत हो गया, ये दक्षिणी भारत हो गया, उसमें जाने का ये रास्ता था। इसीलिए जो नगर में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बिंदुओं को बहुत ध्यान से रखिएगा, यहां पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, अभी अशोक और बाकी जो साम्राज्य है उसके अभिलेख मिले हैं हमें। इसमें साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक गांव में बसे हुए थे। जो मध्य भारत है, यहां पर बहुत ज्यादा इलाका जो था वो जंगलों से भरा हुआ था। तो यहां के लोग क्या करते थे, जंगल है तो यहां पर संग्रहण किया करते थे और शिकार किया करते थे, अपनी जीविका यहां पर चलाते थे। यहां के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। अब ये सवाल इसलिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई अगर एक ही साम्राज्य है तो अलग अलग कैसे कैसे ये भाषा बोलते थे, खाना खाते थे। अब हमारा साम्राज्य देखिए, आज का हिंदुस्तान, अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो यहां पर अलग खाना है बिल्कुल, और अगर आप तमिलनाडु में आएंगे तो बिल्कुल अलग खाना है। यहाँ गुजरात की अलग खाना है और यहाँ का अलग पोशाक है। यानी एक साम्राज्य हो सकता है अलग अलग, लेकिन एरिया है जहां के अलग अलग रीजनल चीजें चलती हैं, नेटिव। तो राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे होते हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि ये साम्राज्य है, क्यों नहीं ये राज्य है? तो क्या अंतर है? साम्राज्य यानी कि एम्पायर, ये बहुत बड़े होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं चाहिए होती हैं उनकी रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। इसीलिए सम्राटों को, एम्परर को, राजाओं की बनिस्बत ज्यादा संसाधन, ज्यादा रिसोर्स, जैसे पैसा, जैसे हथियार, जैसे धन, जैसे खाने पीने की चीजें, ये ज्यादा चाहिए होती है। पहला अंतर समझ गए? इसके अलावा क्योंकि इनको ये सब संसाधन कहां से आएंगे? पैसे से आएंगे। पैसे कहां से आएंगे? कर लगाते हैं, ये कर लगाते हैं। जैसे फार्मर्स पे कम कर लगा दिया था, पहले आपने सुना था 1/6 उनका जो भी प्रोड्यूस होगा, यानी कि 36 किलो पैदा करते थे तो 6 किलो इनको राजा को देना पड़ता था। तो ये जो कर इकट्ठा करना है, इतना बड़ा साम्राज्य है, उसके लिए अधिकारियों की जरूरत होती थी, कुछ ऑफिशियल्स की जरूरत होती थी, और ये जो ऑफिशियल्स हैं इनको पैसा भी देना होता था। इसलिए राज्य साम्राज्य से इसलिए अलग होते हैं, साम्राज्य बड़े होते हैं। अब साम्राज्य का प्रशासन, जिस साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम, मौर्य साम्राज्य, ये बहुत बड़ा था। इसका मतलब यह है कि एक ही जगह से हर जगह आप इससे प्रशासन नहीं कर सकते थे।
तो इसको अलग अलग ढंग से यहां पर प्रशासन होता था। मेन जो है वो पाटलिपुत्र, आपने देखा मौर्य जो है, मौर्य वंश में जब हम अशोक की बात करते हैं तो ये जिए भी वहां और वो मरे भी वहां। पाटलिपुत्र इनका मेन, पटना जो आज का है, वहां से आसपास का जो इलाका है, ये जो आसपास का इलाका है पटना, जो आज का पटना है, पाटलिपुत्र से आसपास के इलाकों में तो बिल्कुल सम्राट एम्परर सीधा नियंत्रण करते थे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या होता था, जैसे गांव और शहर में जो जो भी यहां पर आसपास गांव और शहर में जो किसान हुआ करते थे, पशुपालक हुआ करते थे, शिल्पकार हुआ करते थे, व्यापारी ट्रेडर्स, इनसे जो कर इकट्ठा होता था, यानी टैक्स, कर मतलब जो भी ये काम करें उसका थोड़ा पैसा, जो भी ये अर्न करेंगे, जो भी ये पैदावार करेंगे, उसका कुछ पैसा कहां जाएगा, जैसे आज हम सरकार को देते हैं वैसे पहले राजा के पास जाता था। तो इन सब कर को इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। मैंने बताया अधिकारी ज्यादा चाहिए होते थे, तो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। अब जो राजा का, जैसे मान लीजिए टैक्स कलेक्ट करने गए और इसने मना कर दिया, नहीं मैं तो नहीं दे रहा, तो इन साहब को सजा भी मिलेगी। इसके अलावा ये जो अधिकारी हैं, जो ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनको बाकायदा वेतन मिलता था, जैसे आजकल सैलरी जिसे हम कहते हैं। उस जमाने में लेटर वगैरह तो नहीं होते थे, कागज पे वो पत्थर पे लिखा जाता था, तो संदेश वाहक होते थे, यानी कि आपको मुझे कोई मैसेज पहुंचाना है तो मैं एक तीसरे आदमी को बोल दूंगा, वो आपके पास पहुंच जाएगा। इसे हम संदेश वाहक कहते हैं। वो हर जगह घूमते रहते थे। इसके अलावा जासूस, उस जमाने में जासूस की बड़ी बड़ी वो थी पहुंच और महक। जासूस हर जगह घूमा करते थे। और ये अधिकारी जो है, अधिकारीगण जो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, उन पे जासूसों की बड़ी पैनी नजर होती थी। और सबसे ऊपर होते थे सम्राट। लेकिन सम्राट राज परिवार, इसके अलावा जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे मिलकर, सहायता से लेकर इन सब इलाकों पे नियंत्रण रखते थे। लेकिन बात यह है कि अगर आप पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो यहां तो आप देश को बहुत छोटा दिख रहे हैं, लेकिन ये इलाका बहुत बड़ा है अपने आप में। तो आसपास के इलाकों में बहुत अच्छा नियंत्रण तो हो जाता था, लेकिन दूर दराज के इलाके, अगर यहां पर करना है, यहां करना है, यहां करना है, तो अब कैसे होगा ये? इसके लिए होता यह था कि कई छोटे क्षेत्र और प्रांत भी यहां पर मैंने आपको दिखाए। तक्षशिला और उज्जैन, ये प्रांतीय राजधानियों से इसका शासन किया जाता था। यानी जो पाटलिपुत्र है, इन कुछ इलाकों में नियंत्रण तो रख सकता था, लेकिन जो इलाके दूर होते थे वहां पर अक्सर जो राजकुमार होते थे, मतलब राजा के संबंधी राजकुमार, बेटे, ये सब राजकुमारों में आते हैं, प्रिंस, वो वहां के राज्यपाल यानी कि गवर्नर बना दिए जाते थे। वो वहां जाते थे और यानी मान लीजिए यहां पर इनका बेटा या कोई सगा संबंधी है, उसको भेज दिया उज्जैन, उसको भेज दिया तक्षशिला, और वहां से वो इस इलाके का शासन कर रहा है। और यहां से इंफॉर्मेशन यहां पर पाटलिपुत्र भेज रहा है। किसके जरिए? उस जमाने में मैंने जैसे बताया संदेशवाहक हुआ करते थे। अब मौर्य शासक इतने बड़े इलाके में किस तरीके से नियंत्रण रखते थे? बहुत विस्तृत क्षेत्र था, आप खुद ही देख रहे हैं, इट वॉज अ वास्ट एरिया। तो इसमें क्या करते थे, वो उन इलाकों को पॉइंट करते थे जहां पर उनको अच्छा खासा टैक्स मिले, उसी इलाकों में ज्यादा ध्यान रखते थे। जैसे जी मौर्य शासक मैंने बताया, ये जो मार्ग हैं और नदियां, जो रास्ते हैं और जो नदियां हैं, जहां से यातायात होता था, जहां से यहाँ ट्रेड होता था, लोग आते जाते थे, उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो वही जरिया है। अगर आपका घर मेरा घर है, उसके बीच में अगर रोड है, तो अगर कोई यहां से पता करना चाहता है मैं कब निकलूं, तो रोड पे खड़ा हो जाएगा, आप पता चल जाएगा मैं कब निकल रहा हूं। यानी यही जरिया होता था, और वही जरिया उस जमाने में इसको यूज किया जाता था, क्योंकि आवागमन के लिए ये क्षेत्र या ये रास्ते बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब उन्हें जो भी कर मिलता था या भेंट मिलता था, भेंट हमें कहते हैं गिफ्ट, तो उसे वो इकट्ठा कर लिया करते थे। जैसे अगर हम अर्थशास्त्र देखें, जो कौटिल्य और मैंने चाणक्य के बारे में बताया, उनके बारे में अर्थशास्त्र में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो अर्थशास्त्र में क्लियर ये लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। और ये नजराने के रूप में नजराना होता है कि भाई देखिए, कर तो ये होता है कि आप जो पैदा कर रहे हैं, जो आप अमाउंट गेन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसका एक भाग हमें दे दीजिए। नजराना जो होता था वो अनियमित होता था, यानी जैसे गिफ्ट होता है तो लोग अपनी स्वेच्छा से, खुद की खुशी से देते थे। जाते थे अशोक जी के पास या फिर किसी राजकुमार के पास, ये लीजिए
हमारी तरफ से आपके लिए नजराना है। ऐसे नजराना हुआ करते थे। अब आप बोलेंगे कि ये सब जानकारी हमें कैसे मिलती है? बहुत ज़्यादा जानकारी हमें वहाँ के कुछ ऐसे भ्रमणकारियों से मिली। यहां पर मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा इन साहब का। इनका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है इनका? मेगास्थनीज। तो ये जो मेगास्थनीज थे, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा, यूनान यानी ग्रीस, ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर इनके राजदूत थे। तो उन्होंने अपनी यात्रा में बड़ा अच्छा विवरण दिया है कि सम्राट का जब सम्राट किसी विशेष अवसर पे सामने आते थे तो लोग बड़ा जश्न मनाया करते थे, खुशी से भाव विभोर हो जाते थे। वो एक सोने की पालकी में आते थे, उनके साथ अंगरक्षक होते थे यानी कि बॉडी गार्ड्स होते थे। वो सोने और चांदी से जड़े हुए, अलंकृत, सजे हुए हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक जो है पेड़ों को साथ में कंधे पे उठा के चलते थे। इसमें पेड़ों पर क्या है, कुछ ऐसे तोते होते थे जो प्रशिक्षित होते थे, और वो उसका प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड, और वो इन पेड़ों का चक्कर लगाया करते थे। और राजा के साथ महिलाएं होती थी, हथियारबंद, उनके हाथ में हथियार होते थे। इस बात से वो डरा करते थे, राजा और बाकी जो साथ में लोग हैं, कि उनकी हत्या ना हो जाए। इसलिए खाना जब भी खाते थे उससे पहले उनके नौकर को खाना चखना पड़ता था। अगर नौकर जिंदा बचा तब ठीक है, वो खाना खा लेते थे। अदरवाइज आप जानते हैं वो लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। इसी तरीके से और भी हमें जानकारी मिलती है पाटलिपुत्र के बारे में, पटना के बारे में, जो आज का पटना है। बहुत विशाल, बहुत बड़ा शहर था ये, और ये बहुत बड़ी प्राचीर से घिरा था, यानी बहुत बड़ी बाउंड्री से घिरा था। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार, 64 द्वार थे। बुर्ज मतलब बड़ा खंबा, बड़ा इलाका जहां से आप कर सकते हैं, एक तरीके से सर्वेलेंस कर सकते हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर, लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने मकान थे। राजा का महल ये काठ से बना हुआ था, मोटी लकड़ी से बना समझ लीजिए, जिस पर पत्थर की नक्काशी बहुत बेहतरीन तरीके से की गई थी। और इसके अलावा आसपास चिड़िया उद्यान, यानी बहुत अच्छा माहौल था, हरियाली थी। तो इन्होंने बताया, मेगास्थनीज जैसे मैंने बताया, ये ग्रीक एम्बेसडर थे, यानी कि यूनान से आए हुए एम्बेसडर यानी राजदूत थे। ये चंद्रगुप्त जी का तस्वीर है। और इन्होंने एक और चीज बताई जो यहां पर दर्ज नहीं है, कि पूरा देश, या कहें इनके इलाके में आए तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा सिंचाई का सिस्टम है, बहुत अमीर इलाका दिख रहा था उनको, यानी कि काफी प्रॉस्परस लोग हैं। और यहां पर डबल हार्वेस्ट होता है, एक साल में 2 बार पैदावार की जाती है। अब अंत में हम बात करते हैं जंगल वालों की, जो जंगल में रहते थे। तो जंगल में जो लोग रहते थे, या कहें जो आदिवासी लोग थे, जो जंगल पे डिपेंडेंट होते थे, वो लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। काफी हद तक वो स्वतंत्र थे। बस ये था कि भाई सरकार ये समझती थी, या ये शासन ये समझता था कि भाई आप हमको हाथी, लकड़ी और मधु यानी कि शहद और मोम, वैक्स, ये सब चीजें ला के दे दें। तो इससे पहले कि मैं अशोक के बारे में बात करूं, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि जो मौर्यन डायनेस्टी है उसमें सबसे शुरुआत में रहे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, उसके बाद अशोक द ग्रेट जिनकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद दशरथ आए, संप्रति, सालिसुका, देववर्मन और सातधवन, और फिर बृहद्रथ। ये अलग अलग डेट दी गई है। इस तरीके से इनका साम्राज्य चला। हम लौटते हैं अशोक पे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध ये जो साहब हैं, इन चंद्रगुप्त मौर्य तो थे ही, इनका नाम हमने काफी डिस्कशन किया है, लेकिन आज हम अशोक की बात कर रहे हैं। ये सबसे सुप्रसिद्ध शासक थे। और इन्होंने मेनली क्या काम किया, क्यों हम इनके बारे में इतना जानते हैं? क्योंकि इनके इंस्क्रिप्शंस हैं कई जगह पे। इन्होंने जो प्राकृत भाषा है यानी कि लोकल लैंग्वेज, और ब्राह्मी लिपि में हर जगह इंस्क्रिप्शन करवाए, लिखवाए, पत्थरों पे और मेटल्स पे लिखवाए, ताकि हम उसे आज भी देख पा रहे हैं। लेकिन एक युद्ध हुआ जिसे हम कलिंग युद्ध कहते हैं। अब इस युद्ध के बारे में देखिएगा कि यही टर्निंग पॉइंट था। तो एक अभिलेख में हमको ये जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये पता चला है कि राजा बनने के बाद अशोक, इन्होंने 8 साल बाद कलिंग, उड़ीसा को पहले यही कहा जाता था कलिंग,
1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। 1 लाख से ज्यादा मर गए थे। इससे सम्राट अशोक को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब कोई स्वतंत्रता से जीता है या आप जीत जाता है या हम जीतते हैं तो लाखों लोग मारे जाते हैं, कई लोगों को हम बंदी बनाते हैं। इसमें वो अमीर लोग भी हैं, ब्राह्मण भी है या फिर ब्राह्मण कहें, और गरीब यानी कि श्रमिक लोग वो भी मारे जाते हैं। जो सगे संबंधी हैं वो कितना दुख मनाते होंगे। और ये जो मृतक हैं ये युद्ध में मारे जाते हैं। जो प्रियजन किसी को कोई खो जाते हैं, जो मर जाता है उसके माँ बाप या बीवी बच्चे होते हैं, तो इनको बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ। मतलब ये दिल से रोए। उन्होंने कहा कि मैं धम्म, ध्यान से रखिएगा, इस शब्द बार बार आएगा, धम्म मतलब धर्म ही कह लीजिए। अब मैंने धम्म पालन करने की यानी कि धर्म को पालन करने की और इसी को आगे बढ़ाने की निश्चय ले लिया है। सम्राट अशोक ये सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें मारना काटना नहीं है। अब हम जो लोगों का दिल जीतेंगे या हम विजय पाएंगे, उनके दिल को जीतेंगे। तो इसमें क्लियर लिखा है एक इंस्क्रिप्शन में कि आज के बाद मेरे बेटे, मेरे जो पोते हैं वो युद्ध नहीं करेंगे। अब केवल धर्म की बात होगी, शांति की बात होगी और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो धम्म संस्कृत का शब्द है। धर्म जो है वो प्राकृतिक यानी कि प्राकृत मतलब लोकल लैंग्वेज का शब्द है, लेकिन हम धर्म के नाम से ही जानते हैं क्योंकि यहां धम्म दिया है तो आपको धम्म याद रखना है। तो अशोक का जो कलिंग युद्ध था, आप देखिएगा यहां पर एक नदी है जिसका नाम है दया रिवर, दया नदी। ये पूरी रक्त रंजित हो गई थी। इसका मतलब ये पूरी लाल हो गई थी खून से। अब कलिंग मैंने बताया कि जो उड़ीसा का जो पहला नाम था, आज भी इसको बोला जाता है, इसी का नाम कलिंग था। तो अशोक ने जब कलिंग इस क्षेत्र को जीता, उसके लिए युद्ध लड़ा, लेकिन उसके बाद जो हिंसा हुई, जो खून खराबा हुआ, ये जो आप देख रहे हैं, ये खून खराबा हुआ, इसको देख के उन्हें युद्ध से घृणा हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तो अशोक जिस धर्म की बात कर रहे थे, धम्म की बात कर रहे थे, वो था क्या? उन्होंने ये समझाया कि भाई हमें धर्म के लिए या धम्म के लिए किसी भगवान की, किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, राइट? जैसे एक पिता है, वो अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहता है कि बेटा लड़ाई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना। उसी तरीके से मैं भी एक पिता हूं। किसका पिता हूं? मैं पूरे साम्राज्य का पिता हूं। मेरा एक कर्तव्य है कि मैं जिस तरीके से बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है, मैं भी पूरे साम्राज्य को अच्छी शिक्षा दूं। तो साम्राज्य में बहुत सारे, उन्होंने ये क्या देखा कि उसके साम्राज्य में, हर एक साम्राज्य में ये प्रॉब्लम तो थी ही, हर एक साम्राज्य में बहुत सारे धर्म थे और धर्म के नाम पे लोग आज भी लड़ते हैं, पहले भी लड़ते थे। जानवरों की मार कटाई होती है, बलि चढ़ाई जाती है भगवान के नाम पे। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में भी और मुसलमान धर्म में भी जानवरों को काटा जाता है। दासों और नौकरों से बिल्कुल गंदा, क्रूर, मारपीट का बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था। आसपास में जो लोग रह रहे हैं या परिवार के अंदर लोग रह रहे हैं, वो आपस में लड़ते रहते थे। अशोक ने महसूस किया, ये एक उसको ध्यान आया कि भाई ये सब जो हो रहा है, ये जो समाज में एक तरीके से घृणा फैली है, लड़ाई झगड़ा फैला है, अहिंसा फैली है, इसको शांत करना, इसका निदान करना, ये मेरा मूल कर्तव्य है। तो उन्होंने क्या किया, इस नाम को दिमाग में रखिएगा, धम्म महामत, इस नाम से इन्होंने अधिकारी नियुक्त किए जो जगह जगह जाके क्या करते थे, इस धर्म की इन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। तो यहां पर मैं आपको चित्रण दिखाऊंगा। ये जो है उस जमाने के पॉलिश वाले पत्थर थे। ये बिहार के रामपुरवा में एक मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा आप देख रहे हैं। आज के राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में ये रखा गया है। देखिएगा मूर्तिकला का क्या नमूना था ये अशोक चक्र है और इसमें जो 24 इसमें कांटे हैं, हर चीज के बारे में एक डिस्कशन है। कलिंग की लड़ाई 261 से 262 ईसा पूर्व हुई थी। हुआ यह कि जैसे इन्होंने संदेश अपने राज्य को देना शुरू किया और कई जगह ऐसा किया कि इन्होंने जो अभिलेख है वो खुदवा दिए और उसमें जो इन्होंने बनाए थे, मैंने आपको नाम याद रखने कहा था, वो ध्यान रखिएगा, धम्म
महामत्त इनको जो अधिकारी थे उनको भेजा, उनसे लिखवाया और कहा कि जो वहां के लोग हैं, जो आम जनता है, उनको पढ़ के सुनाओ, जो नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ के सुनाओ कि मैं क्या चाहता हूं। राइट। इसके अलावा उन्होंने जो अपने धर्म है उसके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपने धम्म महामत्तों को सीरिया, मिस्र, इजिप्ट, ग्रीस, जिसे हम यूनान कहते हैं, यूनान कह रहे हैं, और श्रीलंका यहां पर भेजा। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उन्होंने सड़कें बनवाई, उन्होंने कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेज यानी कि विश्राम गृह बनवाए, और आदमियों के साथ साथ जानवरों की भी चिकित्सा हो सके, वेटनरी वाला काम किया, उसकी भी व्यवस्था किन्होंने की? अशोक ने की। इसलिए इनका नाम इतनी संवेदना से, इतनी इज्जत से लिया जाता है। अपनी प्रजा के लिए अशोक ने बहुत सारे संदेश दिए। उन्होंने बस ये कहा कि हम अनुष्ठान तो करते हैं, अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए, अनुष्ठान ठीक है करिए, कोई बात नहीं, कर्मकांड कीजिए, लेकिन दूसरों का की बुराई करें, हम दूसरों को आदर करें, हम दूसरों की बढ़ाई करें, हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए, और कोशिश करें कि धर्म के हिसाब से चीजों को हम सॉल्व करें। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी ब्राह्मी लिपि है, या आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां बहुत पिछले 100 साल से, सैकड़ों साल से, या कहें ब्रह्म लिपि से उत्पन्न हुई है। अगर आप अ अक्षर देखें तो अलग अलग भाषाओं में इस तरीके से है। तो जो ब्राह्मी लिपि में इन्होंने लिखवाया, एक तरीके से प्राकृत लिपि हो गई या फिर लोगों के समझने वाली हो गई, वहीं से ये सब चीजें निकली हैं। मैं आगे की बात बताना चाहूंगा, इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। 2200 वर्ष पहले, आज से 2200 वर्ष पहले जो मौर्य साम्राज्य है ये खत्म हो गया। इनके स्थान पर बहुत सारे नए राज्य आए। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अब पश्चिम उत्तर, ये देखिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पश्चिम उत्तर मतलब इस भाग में, यहां पर, और जो उत्तर भाग है यहां पर, हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पर कई 100 साल तक हिंद यवन राजाओं ने शासन किया। हिंद यवन राजाओं ने शासन किया। इसके बाद जो पश्चिमोत्तर और उत्तर और ये पश्चिम भारत है, यहां पर यहां पर मध्य एशियाई लोगों का शासन हो गया। इनमें से कई लोगों का 500 साल तक यहां पर शासन रहा, जब तक इनकी पराजय नहीं होगी। इनको पराजित किसने किया? इनको पराजित किया गुप्त शासकों ने। शकों के बाद कौन आए? इसके बाद कुषाण। ये मैं बात कर रहा हूं लगभग 2200 साल पहले की। और उत्तर और जो मध्य भारत है, यानी कि ये उत्तर और मध्य भारत, यहां पर मौर्य सेना नायक थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। और इस शुंग के बाद आए कण्व, और कुछ वंशों का शासन यहां पर चलता रहा। तो 1700 वर्ष पहले यहां पर गुप्त डायनेस्टी या गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। अब 2100 साल पहले, 2100 साल पहले जो सातवाहन राज्य है, लगभग ये 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 साल पहले जो मध्य और पश्चिम भारत है, ये मध्य हो गया और ये पश्चिम भारत हो गया। यहां पर, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग वंश बता रहा हूं मैं, यहां पर वाकाटक वंश, कौन सा वंश? वाकाटक वंश यहां पर हुआ। दक्षिण भारत की तरफ आते हैं, साउथ इंडिया की तरफ आते हैं, तो 2200 से लेकर 1800 साल तक यहां पर चोल, चेर और पांड्य इन्होंने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले की बात करूंगा, पल्लव और चालुक्य, ये दो बड़े राज्य थे यहां पर। अब ये जितने भी मैंने नाम बताए, इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। कृषि का प्रसार हुआ, नए शहरों का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ। ऐसी व्यापारियों ने भी बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने नए नए रास्ते खोजे। इसके अलावा मंदिर का, स्तूपों का, इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई और वैज्ञानिक खोजें हुई। बहुत सारे काम इस जमाने में हुए। ग्रेट लंबी दीवार, यह दीवार को बनाया गया है चाइनीज डायनेस्टीज द्वारा, जो भी वहां उस समय राजा रहे। इसको बनाया गया था इसलिए क्योंकि इस तरफ से जो आक्रमण होता था, बार बार आक्रमण होता था, तो यहां के अपने साम्राज्य के लोगों को, पशुपालकों को बचाने के लिए इस दीवार का निर्माण हुआ। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिसंबर 1987 में घोषित किया।
ये मानव कला का एक अप्रतिम नमूना है, क्योंकि इसकी लेंथ है या इसकी लंबाई है 21,196.18 किलोमीटर। बहुत सालों तक इसको बनाया गया। तकरीबन 6 चाइनीज डायनेस्टी इसमें इनका योगदान है। 2300 साल तक ये बनती रही। इसमें सबसे फेमस है क्विन डायनेस्टी, जिन्होंने उत्तर का भाग बनाया या उसे कनेक्ट किया। यहां पर यह बताया जाता है कि एक ड्रैगन है, उड़ने वाला एक जीव है, वो इस तरीके से विचरण करता था और जहां जहां वो जाता था उसकी ट्रेल लेकर यहां वर्कर्स इस दीवार को बनाते रहते थे। एक और पॉपुलर मिथ है, एक सोच है कि अगर आप स्पेस में जाएं और वहां से आप देखें तो आपको ये वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देगी, जो कि सत्य नहीं है। आप पाएंगे कि हर 100 और 200 मीटर पे यहां पर एक बुर्ज बनाया गया है सर्वेलेंस के लिए, ताकि सैनिक यहां पर खड़े होकर निगरानी कर सके। ध्यान रहे कि ये वॉल ऐसी कॉन्टिन्यूस 21,000 किलोमीटर तक नहीं है, बल्कि ये टूटी फूटी है या फिर कटी फटी है। जहां पर बड़ा कोई पहाड़ आ जाए या कोई नेचुरल प्रोटेक्शन मिल जाए जिससे बाहरी आक्रमण को रोका जा सके, वहां तक ये बनाई गई है। उसके आगे फिर और बनाई गई है। जब चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ 1966 से लेकर 1976 तक, तब इसकी बहुत सारी ईंटें निकाल के लोगों ने घर बनाए, इमारतें बनाई, फार्म्स, रिजर्वायर्स बनाए। जो सबसे ज्यादा लोग जहां आते हैं इस चाइनीज वॉल को देखने के लिए, वो जगह है बाडालिंग। बाडालिंग जो बीजिंग के करीब है। 10 मिलियन से ज्यादा लोग एक साल में यहां पर आते हैं। 70,000 से ज्यादा लोग कभी कभी पीक सीजन में एक दिन में आते हैं। 1664 के बाद इस दीवार पे ज्यादा काम नहीं किया गया है, थोड़ा सा पैचवर्क जरूर किया गया है। एक स्टोरी है, इसमें दीवार टूट जाती है, एक आदमी दब जाता है, उसकी महिला, उसकी पत्नी इस तरीके से रोती है, बिटर तरीके से, कि वो दीवार टूट जाती है उसके पास की, और उसके हस्बैंड, उसके पति की हड्डियां उसे मिलती है, जिसको वो फिर बरी कर सके, उसे वो दफना सके। ये बात है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। बहुत शुक्रिया।